हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में बेटा हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला चैप्टर करने जा रहे हैं, विच इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू डैश ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट टू इनडायरेक्टली break down nutrient molecules like glucose to derive dash for performing various activity to derive energy टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ये बेटा एनसीईआरटी की इनिशियल लाइंस में लिखा है इस चैप्टर की, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी थी और आपसे स्किप हो गई है तो अभी मैंने आपको रिवाइज करा दी है, लाइन देख लेना, बहुत आसान है वैसे तो। लेकिन ये इनडायरेक्टली वाला जो टर्म है ना, हो सकता है सर्शन रीजन में वाली स्टेटमेंट आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना इनडायरेक्टली वाली स्टेटमेंट में, ठीक है। आगे देखो, गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो कौन सी गैस है जो कि रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, और रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे रिलीज होती है CO2। आगे बढ़ो, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। एक तो होता है रेस्पिरेशन विच इज अ केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग मतलब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बेटा, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना इसको, कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के आपको ब्रीदिंग के मैकेनिज्म दिखते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है हैबिटेट पे, ठीक है, एंड दूसरा डिपेंड करता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है बेटा। यहाँ पर डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर सरफेस, तो डिफ्यूजन ओवर द एंटायर सरफेस कौन होगा, सीलेंट्रेट्स। गिल्स तो बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क ऑप्शन दिख रहा है। मॉइस्ट क्यूटिकल तो अर्थवर्म दिख रहा है बेटा, जमीन के नीचे मॉइस्ट क्यूटिकल काम आएगी। ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में दिखती हैं, और वेस्कुलराइज्ड बैग आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में दिखता है, जो कि मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए स्पेशली, जिनमें आपको लंग्स की फॉर्म में बैग दिखता है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको रिवाइज हो रही है, ठीक है। और बेटा ये जो है वीडियो लेक्चर आपको लाइक जरूर कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है अगर आपको लग रहे हैं, बाकी लेक्चर्स भी अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो, ठीक है। वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ये तो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन हो गया, फेरिंग्स। नेक्स्ट कह रहा है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस आएगा यहाँ पे। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, लेरिंग्स, लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ये भी एमसीक्यू में आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, फेरिंग्स दे देगा, लेरिंग्स दे देगा, ट्रकिया दे देगा, और मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है। जो लिखा है वही आपको लिखवाया है मैंने यहाँ पे, जो एनसीईआरटी में लिखा है। स्ट्रक्चर विच इन साउंड प्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, वो स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, मतलब लेरिंग्स किस चीज़ का बना होता है, तो बेटा कार्टिलेज का बना होता है, याद रखना है। Larynx is made up of cartilage. Next, during swallowing, glottis can be covered by a thick fibrous cartilaginous flap. गलत हो गया, false, ठीक है। मस्कुलर फ्लैप है बेटा, कार्टिलेजिनस कैसे आ गया, ठीक है, कार्टिलेज का थोड़ी बना है। origin of right and left primary bronchi occurs at the level of T5, फिफ्थ thoracic vertebra। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पे MCQ भी बहुत बनते हैं, आपको ये रिवाइज कराना बहुत जरूरी है ये वाला पॉइंट। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद कह रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई, ठीक है। बहुत सारे ब्रोंक्यूल हैं जिनके ऊपर एक पतला, ध्यान रखना, एल्वियोलाई के फीचर क्या दिए, वेरी थिन, इरेगुलर और वेस्कुलराइज, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है। और ये तीन फीचर जनरली आपको सारे रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के दिखते हैं, सिर्फ एल्वियोलाई के नहीं। यही तीन फीचर्स आपको कहाँ दिखेंगे, आपके उसमें भी दिखेंगे, गिल्स में भी दिखेंगे। तो ये तीन फीचर जनरली कॉमन होते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मार्क करना मेरी तरफ से। आपकी एनसीईआरटी लिखती है इनिशियल ब्रोंक्यूल, जो इनिशियल, अब आपको जनरली याद रहता है कि ट्रकिया पे तो होते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग विच आर इनकम्प्लीट, लेकिन याद रखना है आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं ये, पॉइंट टू बी नोटेड।
ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड एक्सटेंड अप टू, तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके कब तक जाएगा बेटा, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाएगा, टर्मिनल, क्योंकि कंडक्टिंग के अलावा दूसरा तो वो पार्ट होता है जो डिफ्यूज करेगा लंग्स में, तो डिफ्यूजन किससे होता है, एल्वियोलाई से, तो एल्वियोलाई को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है पीछे का, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, नॉस्ट्रिल से शुरू होके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जितना पार्ट है दैट इज योर व्हाट, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, तो बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, किसकी, प्लूरा की, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट है, और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है दोनों प्लूरा को, ठीक है। दो प्लूरा कौन सी है, पैराइटल और विसरल, कौन सी बाहर वाली है ये बताओगे आप, चलो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी प्लूरा बाहर वाली प्लूरा है। उसके बाद गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स है, एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सचेंज पार्ट, बिल्कुल सही बात है, जहां पर एक्चुअल साइट होगी डिफ्यूजन की उसको एक्सचेंज पार्ट बोलेंगे, बाकी सबको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, एल्वियोलाई एक्सचेंज पार्ट होता है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। नाउ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस आती हैं बेटा, एक तो डैश ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक इज एयर इज ड्रॉन इन, तो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन वो है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, और दूसरा हो गया डैश बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, दैट वुड बी एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन। तो अगर आप ये आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ एयर, 2 मिनट, हाँ, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग डैश, तो क्या होता है बेटा, प्रेशर डिफरेंस, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, सच बात है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोचो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आपके लंग्स का प्रेशर जो है, ठीक है, वो ज्यादा होगा, सही बात है, तभी तो एक्सपीरेशन होगी, तो ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर याद रखना है बेटा, जो हम नापते हैं वो सब स्पायरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट देखो जरा, ये तो पता ही है टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, ये भी पता ही है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 रहता है, ये भी पता है कि रेस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो हो गया वो 3000 के आसपास रहती है, जो वाइटल कैपेसिटी है बेटा ये 4200 के आसपास है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 के आसपास, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दैट इज 2300 के आसपास। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन बार बार बन के आते हैं। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, जितना सांस हमने लिया और छोड़ा 500 ml के आसपास होता है। एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिलीज कर सकते हो, दैट इज एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम समेत कितनी सांस टोटल अंदर ले सकते हो, ठीक है। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी वो जोर से सांस खींच के कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग से कभी बाहर नहीं आएगा। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो जो आपके लंग्स में रहती है और उसी के थ्रू डिफ्यूजन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी गैसेस। तो आप एनसीईआरटी में देखोगे जाके उनको रिवाइज करोगे, नहीं तो मैंने इस चैप्टर का बेटा पूरा का पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहां जाके देखोगे तब तो कुछ छूटेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है कुछ रह जाए, ठीक है। उसके बाद वो तो वो पढ़ लोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सच बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सच बात है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये भी सच बात है। तो यह एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है और इस पे एमसीक्यू बन सकता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट है तो ट्रू और फॉल्स ही बताना होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसमें वो हमने बता दिया, ठीक है, कि प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन का रेट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन चीजों की बनी होती है, थिक कॉलमनर एपिथेलियम, है थिक कॉलमनर नहीं, पहली बात तो थिन होता है, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, गलत हो गई। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरीज, बिल्कुल सच है, एल्वियोलर कैपिलरीज, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन द कैपिलरीज, बिल्कुल सच बात है, ठीक है। तो तीन चीजों को मिला के बना होता है, बस यहाँ पे स्क्वेमस आ जाता ना एल्वियोलाई में तो ठीक हो जाता वो स्टेटमेंट भी, बाकी बी और सी इज करेक्ट, एंड ए जो है वो बिल्कुल बकवास लिखी हुई है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय, सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी होती है बेटा, डिजॉल्व्ड फॉर्म इन, डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में सबसे कॉमनली होती है।
फैक्टर्स दोज इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं? तो एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो कि pH हो गया, और एक टेम्परेचर। ये फैक्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से है क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कब राइट शिफ्ट होती है, कब लेफ्ट शिफ्ट होती है, वो आपको बताना है। राइट शिफ्ट में डीऑक्सीनेटेड हो जाता है ब्लड, लेफ्ट शिफ्ट में ऑक्सीनेटेड हो जाता है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है और रिवाइज हो रही है तो बहुत बढ़िया। यही ये वाली वीडियो का जो है एक्चुअल में काम है आपके लिए करना। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या बोल रहे हो सर, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, कुछ नहीं पता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत डाउट रहता है उसमें, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जाके चेक कर लेना। वहां पे आपको अच्छे से समझा रखा है एकदम डिटेल में, मजा आ जाएगा देख के। अगर नहीं आता है तो अदरवाइज इसी पे स्टिक करो, रिवाइज करते चलो, आगे बढ़ो, नीट के पेपर में बढ़िया नंबर लो, दैट्स इट। उसके बाद बेटा देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इस पैराबोला, बिल्कुल बकवास लिखा है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो सिग्मोइड होता है, पैराबोला नहीं होता है, फॉल्स। उसके बाद फैक्टर्स विच इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करेंगे, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और भी चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन जो है उसको ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पीएच को कम होना चाहिए, पीएच को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन को कम लिख देता हूँ, रुको मैंने उल्टा बोल दिया शायद, कहीं तुमको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन जो है उसको कम रहना चाहिए, मतलब पीएच को ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से ही बता पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, बेसिक मीडियम, बेसिकली पीएच ज़्यादा होना। उसके बाद कह रहा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी से निकाली है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को तब छोड़ेगा, ठीक है, टेक्स प्लेस व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। सच बात है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है तो हीमोग्लोबिन छोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ट्रू। Next, at the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is dash due to dash. At the tissue site, partial pressure of carbon dioxide is more. सही लिख रहा हूँ, more या high. Due to what? Respiration, which is the catabolic process. Due to respiration. ये अलग स्टेटमेंट है शायद। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म व्हाट? बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस एंड H प्लस आयंस, तो इन दोनों को मिला के बनता है। नेक्स्ट, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपको कह रहा है ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम बाय द हेल्प ऑफ। तो रिदम सेंटर किसको कहते हैं बेटा? ये तो आसान क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। रिदम सेंटर किसको बोलते हैं आपके? मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन दैट रीजन, तो ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आगे देखो, बता चुका हूँ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसको कहते हैं, तो आप ही बताओ कि रिदम सेंटर कौन है। नेक्स्ट, सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज, तो पॉन्स हो गया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं पॉन्स को, याद रखना है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलेंगे। उसके बाद देखो जरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कीमोसेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेशन। तो किसको भेजता है कीमोसेंसिटिव एरिया? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको कह रहा है एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 या फिर H प्लस, इन दोनों में से चेंज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो बेटा यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर केमिकल रिसेप्टर्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं और H प्लस को डिटेक्ट कर सकते हैं, याद रखना है आपको। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल सच बात है बेटा, ऑक्सीजन को नहीं डिटेक्ट करते हैं सब रिसेप्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं, H प्लस को डिटेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को डिटेक्ट नहीं करते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, अस्थमा वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, सच लिखा है। एम्फाइसीमा एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस बेटा ऐसी जगह पे जहाँ पे वुड कटिंग हो रही है, स्टोन ग्राइंडिंग हो रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉडी में जाएंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो सकता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है इससे, ठीक है, कैन गिव राइज टू ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें फाइब्रोसिस हो सकता है लंग्स में। तो यस आपका जो क्या होता है, आपका जो ये है विच इज डस्ट, इट कैन कॉस्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। ए देखते हैं व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ए और बी बताना है आपको। तो लेरिंग्स, लेरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, व्हाट इज दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। बी क्या है, दैट इज ब्रोंकस, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। बाकी बाकी लेबलिंग भी देखना, ट्रकिया, प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई, ये दिया हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, दो प्लूरा के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड। ब्रोंक्यूल्स दिख रहा है, डायफ्राम दिख रहा है, लंग्स एंड कट रिब्स, ये तो आसान हो गया। चलो आगे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, रिब केज बाहर जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर जो है वो अंदर आएगी लंग्स के, याद रखना है। नेक्स्ट व्हाट इज ए, अच्छा प्रेशर बताना है इसके अंदर, देखो क्या दिया हुआ है, ये तो एल्वियोलर एयर हो गई, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्वियोलर एयर। ये पूरा का पूरा क्या दिया है आपका, पल्मनरी वेन हो गई है, ये सिस्टमिक आर्टरी हो गई, ठीक है, एओर्टा निकल रही है, सिस्टमिक आर्टरी हो गई, पूरी टिश्यूज पे लेकर जा रही है, फिर ये हो गई सिस्टमिक वेन, वापस लेकर आएगी ब्लड में, और ये हो गई आपकी क्या, पल्मनरी आर्टरी, जो कि वहां लेके जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बेटा, अगर आपको याद है तो 40 होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है 95। मैंने आपको ट्रिक बताई थी वहां पे 40 और 45 से याद कर लो, 40 45 40 45 याद कराया था मैंने आपको ट्रिक से, और 95 याद रखना है बस ऑक्सीनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन 104 याद रखना है एल्वियोलाई में, बाकी सब तो याद करने के लिए ट्रिक है अपने पास। उसके बाद चेक करो जरा यहाँ पे क्या है, बी क्या है, बी इज बेसमेंट, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। व्हाट इज ए, मैंने अभी बताया, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एकदम पतले वाला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ व्हाट, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल, ठीक है, बाकी आरबीसी दिख रहे हैं आपको, ब्लड कैपिलरीज दिख रही है एंड सो ऑन। चलो आगे, ठीक है। तो बेटा ये जो था आपका, ये लास्ट आपका क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर आता था तो बहुत बढ़िया आपने रिवीजन भी कर ली है, और बढ़िया नंबर लाने के लिए आप नीट में बिल्कुल तैयार हो। इस चैप्टर के रूप से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने वीडियो के दौरान जो भी क्वेश्चन छोटे मोटे कुछ पूछे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। अगर वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा और आपको लगता है आपके किसी दोस्त को भी इस वीडियो लेक्चर की जरूरत हो सकती है तो आप जरूर उसके साथ शेयर कर देना बेटा, यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा। थैंक यू सो मच।